नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 12th क्लास का लास्ट पेपर हिस्ट्री का था और ये एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। तो आज का जो एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चन पेपर अभी मेरे सामने है। तो आइए हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन आया था और उसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पे मैचिंग कर लीजिए कि आपके कितने एमसीक्यू सही हुए हैं। और अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू मैं ट्यूटोरियल क्लास आपके लिए लेके आता रहूँगा। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश की क्लास मैं हमेशा रेगुलर लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए तो बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन मेरे सामने है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सेना के पूर्व ब्रिगेडियर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर डी बनर्जी, REM व्हीलर। इसका आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वह भारत में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर में हैं। उन्होंने ही ASI को स्थापना किया था इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित चित्र की दिए गए विकल्पों में से पहचान की, यानी कि एक इमेज दिया हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा हुआ तो उसमें मैंने बताया था कि पिछले साल से ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया है इस तरीके से, और इस बार भी पूछ ही दिया है। कह रहा है निम्नलिखित चित्र की दिए गए विकल्पों में से पहचान कीजिए। सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, जहानारा बेगम और रुखसार बेगम। इसका आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहे नोट निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 2 के स्थान पर है। चलिए कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। कह रहा है कि सांची स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहे अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित थे। हड़प्पा स्थलों में संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये बात गलत है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सिंचाई के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। यहाँ की जब अफगानिस्तान में एक जगह शोरतु घई में नहर का उदाहरण मिलता है। उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा पुरा स्थलों में नहरों के अवशेष नहीं मिले। डेफिनेटली मिले हैं, शोरतुगई में, अफगानिस्तान। कर हड़प्पा पुरा स्थलों में लोहे के फाल हलों का प्रयोग किया जाता था। नहीं, ये बात गलत है, वहाँ पे प्रयोग नहीं होता था। हल का प्रयोग तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि महाजनपदों के समय से प्रयोग होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेरे स्टूडेंट जो हैं उनके पेपर अच्छे गए हैं क्योंकि सही आंसर लगाए हैं। एक दो इनके भी गलत हुए हैं, तो वो देख लेते हैं कहाँ पे इनके गलत हुए। नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लिपि पूछ रहा है ना, लिपि के बारे में देख रहे हैं। कह रहा है यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। डेफिनेटली ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कथन सही नहीं है वो बताना है। तो ये बात तो सही है कि उनकी लिपि को अब तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। कह रहा है यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब तक उसको पढ़ाई नहीं किया हम क्या ही पता है कि बाईं से दाईं लिखा जाता था या दाईं से बाईं लिखा जाता था। यह वर्णमालिया नहीं है। डेफिनेटली इसमें वर्णमाला है भाई। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। ये बात भी सही है ना। तो कह रहे इसमें से गलत, तो इसमें गलत ये हो जाएगा यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये क्या है भाई? ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका चौथे का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहे दिए गए में से उपयुक्त विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। डैश प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। भाई इसका हो जाएगा बहुपत्नी विवाह, यानी कि जब पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रखता है, एक से ज़्यादा शादी करता है, तब उस प्रथा को क्या कहते हैं? बहुपत्नी प्रथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि अच्छा, एसर्शन और रीजन वाला है। कह रहे आठवीं सदी के कैलाशनाथ मंदिर को पहाड़ी काटकर बनाया गया था। ये बात भाई बिल्कुल सही है कि पहाड़ को काट के ही कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। कह रहे मंदिरों को पहाड़ काटकर कृत्रिम गुफाओं का रूप देने का आदेश राजा अशोक ने दिया था। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली ये मेरे स्टूडेंट से एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि 8वीं सदी में कैलाशनाथ मंदिर को पहाड़ को काट कर बनाया गया है, लेकिन अशोक ने आदेश दिया था, ये बात क्या है? गलत है। तो कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि छठे का आंसर हो जाएगा आपका सी। ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। तो मेरे स्टूडेंट का ये वाला गलत हो गया। हालांकि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब कह रहे थे भैया एग्ज़ाम बहुत इजी था, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने देखा, एक दो सबके गलत हुए हैं।
तो वो देख लेते हैं गलत कहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से मध्यकालीन विश्व यात्री की पहचान कीजिए। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वो मक्का की तीर्थ यात्रा कर चुका था। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 7, भाई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया था? काजी बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को काल क्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, ये मतलब ऐसा मतलब कि सीक्वेंस अरेंज करना है कि पहले घटना कौन हुआ, फिर दूसरी घटना, तीसरी घटना, इस तरीके से अरेंज करना है। अशोक का शासनकाल, सिकंदर का आक्रमण, गुप्त वंश का शासन, कर्नाटक में चालुक्य का उदय। देखो भाई, सिकंदर का आक्रमण सबसे पहले हुआ था, यानी सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया था? 326 BC, यानी कि 326 ईसा पूर्व के आसपास आक्रमण किया था। उसके बाद से अशोक का शासन, अशोक का शासन कब रहा है? लगभग 268 ईसा पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद से कह रहे हैं कि गुप्त वंश का शासन, तो ये गुप्त वंश का शासन तो ईस्वी में आ गया, यानी 319 ईस्वी में इनके शासन होते हैं। उसके बाद से कर्नाटक में चालुक्य का उदय, ये सबसे बाद में आएगा। तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 3, फिर 4। यहाँ पे देखिए 2 1 3 4, 2 1 3 4, इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया? भाई सिखों के जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने कंप्लीटली इसका संकलन नहीं किया है, कुछ कंट्रीब्यूशन इनका ज़रूर रहा है। हालांकि जब गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे तो उसमें कबीर के वाणी भी मिल जाएंगे, बाबा फरीद के भी वाणी उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस दरगाह का स्थान नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचानिए। ये ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे कोचिंग के ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करके आए हैं, ज़्यादातर। एक्चुअली वो कंफ्यूज हो गए हैं, इसमें सलीम चिश्ती को पूछ दिया है और वो लोग मोइनुद्दीन चिश्ती को समझ के आंसर लगा के आ गए हैं। तो मेरे कोचिंग के ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पे ये गलती कर दिया है। तो ये पूछ रहा है, कह रहा है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, सलीम चिश्ती पूछ रहा है, और मेरे कोचिंग के जो बच्चे हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती समझ गए। एक्चुअली नाम जो है ना वो चिश्ती चिश्ती लगा है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, लेकिन ये पूछ रहा है किसके बारे में? सलीम चिश्ती के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि यह शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, अकबर ने इस दरगाह का कई बार दौरा किया। अजमेर, मोइनुद्दीन चिश्ती समझ के बच्चों ने क्या किया? अजमेर पर लगा दिया, जबकि इसका आंसर अजमेर नहीं होगा, फतेहपुर सिकरी होगा। इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। यहाँ पे मेरे कोचिंग के ज़्यादातर छात्रों ने गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुगल ग्रामीण समाज का निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सुमेलित है? अच्छा, मैचिंग। रैयत नाविक, रैयत तो भाई किसान को कहा जाता था, तो ये मैचिंग नहीं है। मल्लाह, बैंकर नहीं, मल्लाह तो एक जाति होती थी, बैंकर है ही नहीं वो। सराफ, किसान। सराफ तो भाई जो अमीर तबके के लोग होते थे, जो ज्वेलरी के काम होते थे, उन्हें सराफ कहा जाता था। मनसबदार, सैनिक, नौकरशाह। 11 का आंसर हो जाएगा डी, ये सही है। यानी जो मनसबदार होता था ना उसको सैनिक भी रखने पड़ते थे, तो ये सही मैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अच्छा, यहाँ भी एक तरफ मंदिर दे रखा है और उनका जगह दे रखा है, इसको आप मैच कीजिए। कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर भाई तंजावुर में है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है चनकेश्वर, तो चनकेश्वर मंदिर जो है वो आपको पड़ेगा वेलूर में। ठीक, उसके बाद से कह रहा है हजार राम मंदिर, तो आपको पता है कि हजार राम मंदिर तो विजयनगर साम्राज्य में ही है। और बचा क्या भाई? एक चिदम्बरम, तो चिदम्बरम डी बचा, तो इसमें लगा दीजिए। अब देख लीजिए, 1 का बी, 1 का बी, 2 का डी, 2 का डी, 3 का ए, 3 का ए, 4 का डी, 4 सॉरी 4 का सी होगा, नहीं यहाँ पे होगा 4 का सी, ये तो पहले ही इसमें लगा हुआ है, तो 4 का सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो ये आंसर बिल्कुल क्या है? सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 का सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है,
कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जंगली कबीले की पहचान कीजिए। असम में ये जंगली कबीलों के सरदार राजा बन गए। ये जमीन के बदले सैनिक सेवा देते थे। इन्होंने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान कर रखा था। लोहानी कबीला, संथाल कबीला, अहोम कबीला, मुंडा कबीला। देखो भाई 13वें का आंसर हो जाएगा सी, अहोम कबीला। अहोम देखो एक ऐसी प्रजाति है जिनको मुगलों ने कभी चाह के भी हरा नहीं पाए। मुगलों ने बहुत कोशिश की इनको अहोम जाति को हराने के लिए, लेकिन कभी भी हिस्ट्री में ये रिटर्न है कि कभी भी मुगल उनको हरा नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अहोम कबीला। नेक्स्ट है, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के क्या उद्देश्य थे। कह रहा है कि क्षेत्र के किसानों को सशक्त करने के लिए, नहीं भाई। क्षेत्र में भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए, नहीं। जोतदारों कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, नहीं। ब्रिटिश सरकार को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए, हाँ भाई, अपने कमाने के लिए उन लोगों ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, है ना। कब लागू हुआ था, 1793 में। किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन से बंदोबस्त, इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त, इसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से वीर शैव परंपरा के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। इस परंपरा का उद्भव कर्नाटक में हुआ था। बिल्कुल कर्नाटक में ही ये लोग थे वीर शैव। वे विष्णु के अनुयायी थे, नहीं भाई ये गलत है। किसके अनुयायी थे, वो शिव जी के अनुयायी थे। कह रहे वो कह रहे कि वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे, नहीं मानते थे। वे श्राद्ध संस्कार का पालन करते थे, नहीं मानते थे। भाई देखो हिंदू धर्म में उन लोगों ने काफी सुधार करके अपने वीर शैव परंपरा को आगे बढ़ाया था उन लोगों ने। ठीक है, तो 15वें का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से बिहार क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो भाई 16 का आंसर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह, है ना। इसमें सिर्फ इनका नाम दे रखा है कुंवर सिंह, हालांकि उनका पूरा नाम है बाबू वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ। भाई सबसे पहले विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ, मेरठ छावनी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा और केंद्र में नीले रंग का चक्र होगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने हिस्ट्री को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया था, उसमें ये क्वेश्चन था, यानी पिछले साल का क्वेश्चन इस बार पूछ दिया है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अगर आपने वीडियो देखा होता तो इसका आंसर बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई जानकारी की सहायता से संविधान सभा के सदस्य की पहचान कीजिए। वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे, वह एक वकील थे। इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वह मद्रास चेन्नई के रहने वाले थे। तो 19 का आंसर हो जाएगा अल्लादी कृष्ण अय्यर। इनको AK अय्यर के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहे निम्नलिखित में से किस आंदोलन को लाल बाल पाल ने व्यापक बनाया और 1905 से 7 तक अपने संघर्ष को अखिल भारतीय चरित्र के रूप में व्यक्त किया। देखो ये लाल बाल पाल कौन है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लोग हैं। जब बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया गया तो इन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने अवध साम्राज्य के लिए नीचे दी गई पंक्ति का वर्णन किया था। ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, लॉर्ड डलहौजी। यानी कि डलहौजी की जो नीति थी, हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। तो मतलब कहते हैं कि वो लोग ललचाई निगाहों से अवध को देखते थे। और इसी ने डलहौजी ने ही कहा था कि ये जो फल है एक दिन ऑटोमेटिक हमारे मुंह में आके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यानी कि खुद ब खुद ये क्या हो जाएगा, हमारे राज्य में हड़प लिया जाएगा। तो ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। MCQ तो इतना ही था, आगे देख लेते हैं क्या है भाई। कह रहा है कि अपने शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासियों द्वारा अपनाए गए तरीकों को स्पष्ट कीजिए। भाई कहाँ कहाँ से वो कच्चा माल प्राप्त करते थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, वहाँ से क्या मंगाते थे, तांबा मंगाते थे। दक्षिण भारत से सोना मंगाते थे। ओमान से क्या मंगाते थे, टीन मंगाते थे। इस तरीके से कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे वो लिखना है, आंसर आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे तो मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, बट बस शॉर्ट में एक क्लू देता हूँ किस तरीके से आंसर होगा।
अथवा करके कह रहा है पुरातत्वविद हड़प्पा वासियों की आहार संबंधी संबंधी आदतों का पुनर्निर्माण करने में कैसे सक्षम हुए हैं, स्पष्ट कीजिए। जैसे कि वहाँ पे जितने भी अवशेष मिले, जैसे जानवरों को या हड्डियों के अवशेष मिले हैं, कुछ हड्डियों को चॉपिंग किया गया है, कुछ को पकाया गया है, तो वो अवशेष ऐसे मिले जिसको देख के लगता है कि संभवतः क्या करते, इन जानवरों का वो मांस खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। महाभारत डेफिनेटली एक गतिशील ग्रंथ है और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी इस आंसर को मैंने बताया था, क्योंकि उसमें समय के साथ क्या हुआ, श्लोकों की संख्या बढ़ती चली गई है। प्रारंभ में उसमें कितने श्लोक थे भाई, 8000, फिर वो बढ़ते हुए आज कितने हो गए, टोटल 1 लाख श्लोक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वीर शैव परंपरा की मुख्य विशेषता की व्याख्या कीजिए। यही एक्चुअली क्या हुआ, हिंदू धर्म में जितने भी मतलब कुरीतियाँ या परंपरा प्रचलित थी, जो वैध नहीं था, उनको सुधार करने के वीर शैव परंपरा को वहाँ पे क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, तो ये ढोंग से बहुत परे थे, मतलब कि जितने भी गलत तरीके या फिर ढोंग वगैरह था, उन सबको इन लोगों ने दूर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान पंचायतों की आय के मुख्य स्रोतों का परख कीजिए। भाई पंचायत का काम कैसे चलता था। देखो भाई, पंचायत 2 तरीके से होती थी, एक होती थी गांव की पंचायत और एक होती थी जाति की पंचायत। यानी कि जो गांव की पंचायत होती थी वो पूरे गांव पे लागू होती थी, और जाति की पंचायत जो होती थी वो विशेष जाति के लिए होती थी। यानी एक गांव में अगर 5 जाति के लोग रहते हैं तो उसमें 5 जाति की पंचायतें होंगी, लेकिन गांव का एक ही पंचायत होगा जो सबके ऊपर होगा। ठीक है, तो उनके इनकम का स्रोत क्या था भाई, वही खेती बाड़ी, खेती से क्या होता था, इनके इनकम के साधन होते थे। उसके बाद से नेक्स्ट कह रहा है 1857 के विद्रोह में अवध एक मुख्य केंद्र क्यों बना। भाई इसलिए बना कि अवध को ही अंग्रेज हड़पना चाहते थे, क्योंकि अवध क्या था, एक अच्छे मार्केट के रूप में विकसित हो सकता था, और वहाँ पे क्या होता, कपास की खेती अच्छी हो सकती थी, इसलिए अंग्रेजों की नज़रें अवध में पड़ी हुई थी, और यही क्या हो गया, वहाँ पे विद्रोह का केंद्र बन गया। और अवध के शासक वाजिद अली शाह को गलत तरीके से गिरफ्तार भी किया गया। फिर बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की वाइफ थी, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे विद्रोह का संचालन किया था। नेक्स्ट कह रहा है अथवा कर कह रहा है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने किस प्रकार दबाया। भाई भारत के बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो खुद क्या करे, अंग्रेजों के साथ मिल गए, और भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो इस विद्रोह में शामिल ही नहीं थे। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब तो इसमें शामिल था ही नहीं, वो खुद अपने आप को अलग रखा हुआ था। साउथ इंडिया की जहाँ तक बात करें, साउथ इंडिया के ज़्यादातर राज्य क्या थे, 1857 के विद्रोह से बाहर ही थे, तो इसीलिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बड़ी आसानी से इस विद्रोह को दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कह रहा है ये मैप वाला है, बनावली कहाँ है भाई, हरियाणा में है। भरूच जो है वो बौद्ध स्थल कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आगरा मुगलों के अधीन क्षेत्र, आगरा उत्तर प्रदेश में। दिल्ली, और ये तो पता ही है, तो इस तरीके से मैप कर लेना है। देखो बाकी तो यही सब क्वेश्चन है, और कुछ तो है नहीं, है ना। तो कुल मिला के मैं इतना ही कहूँगा कि इस साल के क्वेश्चन पेपर जो है बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी रहा है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे 11th 12th और ग्रेजुएशन तक के मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और हर एक के वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा, और आप अपडेट रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।